स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की 110वीं जयंती है आज और इस मौके पर रणजीत सिंह के निवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जयंती पर रणजीत सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित की स्वर्गीय चौधरी देवीलाल को और अपने परिवार के साथ प्रतिमा पर उनके पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम में ताऊ देवीलाल की बेटी भी मौजूद रही। एक और अहम खबर दे रहे हैं, आज 25 सितंबर है, स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की जयंती है आज। और हमारे एडिटर डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी हमारे साथ इस अहम खबर पर जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। नासिर, आज स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की जयंती है और इस मौके पर एक दो नहीं बल्कि कई जगह पर खास कार्यक्रमों का, बल्कि यूं कहिए कि कई बड़ी रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। अभी हमने खबर दिखाई अपने दर्शकों को, रणजीत सिंह की तरफ से उनके घर पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। जेजेपी राजस्थान के सीकर में बड़ी रैली करने जा रही है और इनेलो की तरफ से कैथल में सम्मान रैली का आयोजन किया जा रहा है। यानी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की जयंती के मौके पर पूरी तरह से अपने अपने अंदाज में शक्ति प्रदर्शन किए जाने की एक कवायद है। सियासी तौर पर इस खबर की क्या अहमियत है नासिर, कैसे समझेंगे हम इस खबर को? मुमताज, अगर बात की जाए ताऊ देवीलाल की तो देखिए ये तो परिवार के लिहाज से कार्यक्रम हो गए, चाहे जेजेपी का राजस्थान में हो, कैथल में इनेलो का हो, या फिर चौधरी रणजीत सिंह अपने आवास पर प्रोग्राम कर रहे हैं। उनके परिवार का प्रोग्राम है, उनके परिवार से ही वो आते हैं। ताऊ देवीलाल के बेटे हैं, पोते हैं, तो उनका हक बनता है, वो करते हैं और हर साल करते हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन ताऊ देवीलाल को लेकर पूरे देश में और भी जगहों पर प्रोग्राम होते हैं। ताऊ देवीलाल, चौधरी देवीलाल जो देश के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, हरियाणा के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको लेकर बहुत सारे नेताओं में आज भी श्रद्धा भाव है और वो हम उनको अपना एक मार्गदर्शक मानते हैं। अब यहाँ पर बात ये निकलकर सामने आती है कि इनेलो की कैथल की जो रैली है, इस रैली के जरिए इनेलो बार बार ये कह रही थी कि हम इतनी मजबूत तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। और जिस तरह से अभय चौटाला ने पदयात्रा निकाली थी, उनका कहना था कि मैं हरियाणा के अलग अलग जगहों पर गया हूँ, लोग बदलाव चाह रहे हैं और इस रैली में इंडिया गठबंधन के भी बड़े बड़े नेता शामिल होंगे। आपको मालूम हो कि जो गठबंधन को एकजुट करने की कोशिश 90 के दशक में 85 के आसपास ताऊ देवीलाल ने की थी, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। उस वक्त वो प्रधानमंत्री पद के भी दावेदार थे, हालांकि उन्होंने ठुकरा दिया था, लेकिन फिर वो देश को प्रधानमंत्री बने। इनेलो अब उसी रणनीति के साथ अपनी बात रखती है, उन्हीं के मार्गदर्शन की बात करती है। जेजेपी उन्हीं के मार्गदर्शन की बात करती है। अगर हम जेजेपी की रैली की बात करें तो वो सीकर में कर रहे हैं और सीकर से ही ताऊ देवीलाल सांसद भी रह चुके हैं। 1989 में ताऊ देवीलाल सीकर से भी चुनाव लड़े थे लोकसभा का और रोहतक से भी चुनाव लड़े थे और दोनों जगह से जीते थे। लेकिन उन्होंने रोहतक की सीट को छोड़ दिया था और सीकर की सीट को बाकी रखा था। उसके बाद फिर वो रोहतक में लगातार हारते रहे। तो अब जेजेपी की ये कोशिश है कि वो राजस्थान में अपने आप को मजबूत करें। कल दुष्यंत चौटाला को आपने सुना भी होगा, उन्होंने कहा कि 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और हम सीकर से, पावन धरा से, जहां से जीतते थे, जो धरती है ताऊ देवीलाल की, वहां से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और हम अपने आप को लगातार राजस्थान में मजबूत कर रहे हैं। इस पर आपको मालूम है कि इनेलो के नेता लगातार कटाक्ष कर रहे हैं कि हरियाणा में तो नकार दिया है लोगों ने जेजेपी को, इसलिए अब ये राजस्थान का रुख कर रहे हैं और वहां पर भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। चौधरी रणजीत सिंह निर्दलीय विधायक बनकर आए, सरकार में मंत्री हैं, ताऊ देवीलाल के बेटे हैं, तो उनका भी हक बनता है, वो भी अपने घर पर प्रोग्राम कर रहे हैं, वो भी उनके क्षेत्र के रानिया के और उनके आसपास सिरसा के जो लोग हैं वहाँ पर वो पहुँच रहे हैं। तो तीनों की अपनी अपनी एक कोशिश है। लेकिन जेजेपी और इनेलो की रैलियों को लेकर आज ये देखने की कोशिश ज़रूर होगी सब जगहों पर कि कितनी भीड़ किस जगह पर होगी। इनेलो का ये इतिहास रहा है हरियाणा में कि उनकी बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ये करते रहे हैं। फिर दो पार्टियां हो गई, इनेलो से टूटकर फिर जेजेपी बनी, तो फिर जेजेपी ने भी अपने उस इतिहास को दोहराने की कोशिश की कि नहीं, हमारे अंदर भी एक मजबूती और हम भी अपने दम पर बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं। आज देखने वाली बात यह होगी कि इंडिया गठबंधन के कौन कौन से नेता शामिल होते हैं इनेलो की रैली में। अभय चौटाला ने दावा किया, उन्होंने निमंत्रण भी दिया कि उद्धव ठाकरे भी आ रहे हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव वो भी पहुंचेंगे, हनुमान प्रसाद बेनीवाल राजस्थान के नेता हैं वो भी पहुंचेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता भी वहां पर पहुंचेंगे, डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी के सांसद है वो भी वहां पर पहुंचेंगे।
इसके अलावा और भी कई नेता हैं। तो अगर ऐसा होता है, लेकिन जी। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस से कौन पहुंचेगा। बिल्कुल। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी उन्होंने निमंत्रण दिया है, कांग्रेस से कौन पहुंचेगा, और कांग्रेस से अगर कोई पहुंचता है तो क्या इनेलो गठबंधन में फिर शामिल हो जाएगी। हालांकि चर्चा यह है कि कांग्रेस में, हरियाणा में कांग्रेस के बहुत सारे नेता नहीं चाहते कि इनेलो से ताल्लुका ज्यादा बढ़ाए जाएं, लेकिन अभी तक हमने देखा है कि चाहे कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, चाहे अभय चौटाला के नेताओं की तरफ से साथ में आने को लेकर बहुत ज्यादा मुखालफत वाली बातें नहीं की गई हैं कि हम बिल्कुल नहीं आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, बल्कि एक रास्ता निकालने की बातें भी हुई हैं कई बार जी। लेकिन अब दूसरे तरीके की बातें हो रही हैं। जी, अभय ने कई बार खुलकर निशाना भी साधा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, लेकिन जब इस रैली की बात उनसे की गई तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस की तरफ से उनकी सम्मान रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नुमाइंदगी करने के लिए भेजा जाएगा तो वो स्वागत करेंगे उनका भी। आपने ठीक कहा कि फिर गठबंधन को लेकर ज्यादा मुखर होकर कोई भी बोल नहीं रहा है, यानी किसी भी किस्म की संभावना से तो इनकार नहीं किया जा सकता है। ना से देखिए, संभावनाएं हैं तभी इस तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन चर्चाएं इस तरह की भी हैं। मुमताज, आपको भी मालूम है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते कि इनेलो साथ में आए। हालांकि ऐसा उनकी तरफ से उनके हवाले से बहुत सारी बातें लिखी गई, अखबारों में लिखी गई, इस तरह की बातें थीं कि वो नहीं चाहते, नाराज़ हैं, अगर ऐसा हुआ तो फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एसआर के गुट के नेता चाहते हैं कि कोई पहुंचे इस रैली में। अब ये देखना होगा कि क्या वाकई में मल्लिकार्जुन खड़गे किसी की ड्यूटी लगाते हैं, और वो लगाते हैं तो फिर किसी नेता को आना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना लग रहा है अभी तक जो भी खबर मिली है कि शायद कांग्रेस से कोई ना पहुंचे, लेकिन जिन नेताओं का और जिक्र किया है गठबंधन के, वो वहां पर पहुंचेंगे। उनमें से बहुत से लोग चाहते हैं कि इनेलो को भी शामिल किया जाए। जेडीयू चाहती है कि इनेलो को भी शामिल किया जाए, आरजेडी भी चाहती है कि इनेलो को भी इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए, और अभय चौटाला भी बार बार कह चुके हैं कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। हालांकि फिर बाद में उन्होंने ये कहा कि देखिए 25 तारीख के बाद ये तय होगा। शुरुआत में उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। अगर ऐसा होता है हरियाणा के अंदर कि इनेलो भी, कांग्रेस और इनेलो और ये सब आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो फिर एक अलग तरह का मजबूत गठबंधन हरियाणा में खासतौर से नजर आएगा। आम आदमी पार्टी से क्या कोई शामिल होगा? हालांकि आम आदमी पार्टी के बारे में अभी ज्यादा चर्चाएं नहीं है। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं जी। कांग्रेस और इनेलो को लेकर जो रिश्तों की बात है हरियाणा के अंदर, वो आज क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अभय ने यह भी कहा था नासिर कुछ वक्त पहले कि 25 तारीख के बाद तमाम सूरत हाल बदल जाएगी, एक बड़ा बदलाव होगा, सारे समीकरण बदल जाएंगे। ये भी जानना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बार फिर जेजेपी का रुख ज़रूर करना चाहेंगे नासिर। हम यहाँ पर जेजेपी की तरफ से, ख़ासतौर से दुष्यंत चौटाला की तरफ से बड़ी खुद एतमादी से, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा गया है कि 25 से 30 सीटों पर ही लड़ेंगे, 200 सीटों पर हमें नहीं जाना है, लेकिन वहाँ मजबूती से लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ विधानसभा चुनाव का ताला राजस्थान में जो है वो जेजेपी की चाबी से ही खुलेगा। क्या इसे कॉन्फिडेंस ही माने नासिर, या कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी के अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, और ओवर कॉन्फिडेंस तो किसी को भी नुकसान पहुंचाता है। जेजेपी बहुत दिन से वहां पर लगातार मेहनत कर रही है। अगर हम इस परिवार की बात करें तो अजय चौटाला भी राजस्थान से विधायक रह चुके हैं, ताऊ देवीलाल राजस्थान से सांसद रह चुके हैं। तो इनका कोई बिल्कुल नया इरादा नहीं है कि वहाँ पर जा रहे हैं। इससे पहले भी इस परिवार से लोग वहाँ पर चुनाव लड़ते रहे हैं, और जो सीकर में हरियाणा के जो आसपास से, जो बॉर्डर से लगते इलाके राजस्थान के, वहाँ पर पार्टी को मजबूती ज़्यादा कोशिश करने की, मजबूत करने, गंगानगर की बात की जाए, हनुमानगढ़ के इस तरह के जो ज़िले हैं वहाँ पर और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो बयान आया था दुष्यंत चौटाला का कि हम 200 पर टारगेट नहीं कर रहे हैं, हमारा टारगेट 200 सीटें नहीं है, 25 से 30 सीटें हैं, वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो देखिए, मेहनत कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि जब इंडिया एनडीए गठबंधन में है तो एनडीए गठबंधन के हिसाब से वहाँ पर वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब सवाल ये होता है कि क्या एनडीए गठबंधन में रहते हुए 25 से 30 सीटों पर उनको वहां पर मौका मिल पाएगा? क्योंकि राजस्थान में तो बीजेपी अपने आप में मजबूत है, जाहिर है। तो एनडीए गठबंधन, राजस्थान में तो बीजेपी सरकार भी सरकार वहां का ये सिस्टम रहा है कि एक बार ये इस तरह की वहां पर रही है। तो क्या इस तरह से सीटें मिल पाएंगी एनडीए गठबंधन में अगर वो रहते हैं? और अगर नहीं रहते हैं तो फिर क्या उसका असर हरियाणा पर पड़ेगा? क्या आप राजस्थान में तो एनडीए गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, हरियाणा में उसके हिसाब से चुनाव लड़ते हैं? तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन उनका इरादा है, वो लड़ेंगे। अब कामयाब कितने होंगे आने वाला वक्त बताएगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने पैर पसारने की पूरी कोशिश करती है। चौधरी देवीलाल की कोशिश रही थी कि वो अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आए, और इस तरह से, इसी वजह से उन्होंने यूपी में भी चुनाव लड़े, राजस्थान में भी लड़े, पंजाब में भी लड़े, हरियाणा में भी लड़े। लेकिन अब फिर धीरे धीरे वो चीज़ सिमटती गई, और सिमटती इतनी कि फिर पार्टी दो धड़ों में बट गई, 2 टुकड़े हो गए पार्टी के। नासिर, आपका बहुत शुक्रिया इस अहम बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन चर्चाओं के लिए।